नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम हे वीर तुझे शत शत नमन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने देश में चैन से इसीलिए सो रहे होते हैं क्योंकि हमारे लिए कोई जाग रहा होता है। सरहद पर हमारे लिए कोई अपने जान की बाजी लगाने के लिए तैयार बैठा हुआ होता है। हम उन शहीदों की बात कर रहे हैं, हम उन वीर जवानों की बात कर रहे हैं जो अपनी जान की बाजी लगाकर हमारे देश की स्वतंत्रता, हमारे देश की आज़ादी, हमारे देश की शहादत अक्षुण्ण रखने के लिए जो अपनी जान की बाजी लगाते हैं। आज उन्हीं को याद करने का दिन है, आज उन्हीं को नमन करने का दिन है। शहादत अपनी दी जिन्होंने अपनी सरहद पे लड़ाई लड़कर अपने देश का न केवल नाम ऊंचा किया बल्कि हमारी 120 करोड़ आबादी की आज़ादी को अक्षुण्ण रखने के लिए भी अपनी उन्होंने जान न्यौछावर कर दिया। आज उनको याद करने के लिए और उन पर विचार करने के लिए, उनकी शहादत को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हमारे स्टूडियो में दो महत्वपूर्ण हस्ती हैं। पहले हम उनसे आपका परिचय करा दें। डॉक्टर गजेंद्र कुमार हमारे सामने हैं, एलएस कॉलेज के इतिहास के प्राध्यापक और समाज सेवी हैं। उनके बगल में श्याम नंदन कुमार यादव जी हैं। इनका परिचय इसलिए विशेष हो जाता है, ये शहीद प्रमोद के बड़े भाई हैं। इन्होंने नज़दीक से देखा है शहादत का दर्द क्या होता है। इन्होंने नज़दीक से देखा है एक जवान, एक सेना के अंदर में क्या जज्बा होता है अपने देश के प्रति, और शहादत के बाद उस घर का दर्द क्या होता है। इन्होंने उन सारी चीज़ों को नज़दीक से देखा है। आज हम इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत हम डॉक्टर साहब आपसे करना चाहेंगे। जब हम शहादत की बात करते हैं, जब हम देश की स्वतंत्रता अक्षुण्ण रखने की बात करते हैं तो हमें सरहद याद आता है। जिस सरहद पे जब हम दिवाली मना रहे होते हैं तो वहाँ पे वो खून की होली खेल रहे होते हैं। जब हम घर में आराम से बैठ रहे होते हैं तो वो गोली झेल रहे होते हैं। क्या आपको लगता है हम किस तरीके से अपने एक बतौर देशवासी किस तरीके से हम श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकते हैं? बहुत बढ़िया सार्थक प्रश्न है। जब हम बैठे थे घरों में, आपने बड़ी अच्छी शुरुआत की, और सरहद के निगहबान हमारे जाबाज और सर्वोच्च बलिदानी हैं। आंकड़ों की बात सीमित होगी लेकिन संदर्भित होगी। ऐसा अनुमान है समग्र स्रोतों को मिलाकर कि 4 से 5 हज़ार हमारे सैनिक बलिवेदी पर चल गए मातृभूमि की रक्षा के लिए, और उनके मृत शरीर हम लोगों ने तो अपने सेनानियों का बिल्कुल एक शास्त्रोचित और वीरोचित उनको नमन भी किया, उनको श्रद्धांजलि भी दी, और उनके प्रति जो एक पार्थिव प्रक्रिया होती है, विधि विधान होते हैं, अनुष्ठान श्रद्धा के, हमने वो किया। लेकिन आक्रांताओं में यह एक बौद्धिक कमजोरी कहिए या साहस का अभाव कहिए, करीब करीब 300 उनके हताहत सैनिक वो छोड़कर चले गए जी, उन्हें बीच में भागना पड़ा क्योंकि वो इस बात से इनकार करते रहे कि हमारी ये नियमित सेना है, बल्कि वो एक ढंग से घुसपैठिए का नाम ले रहे थे। लेकिन हकीकत में पारामिलिट्री फोर्स हो, सेना का सीधे सीधे उसमें हस्तक्षेप हो, नियंत्रण हो, हकीकत यही थी। फिर भी ये उजागर हो गया अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति संदर्भों में। और यह युद्ध शब्दावली का मैं प्रयोग सीमित कर रहा हूं, चूँकि मूल रूप से यह एक कहिए कि एक झंझट कहिए, एक मोल लिया हुआ आक्रामक रवैया कहिए, एक बेवकूफ़ी भरी हठधर्मिता कहिए, कि उन लोगों ने सोचा कि इससे लाइन ऑफ कंट्रोल से हम भारत को वापस कर देंगे और सियाचिन ग्लेशियर पर आसानी से पुनः कब्जा कर लेंगे और लेह राजमार्ग को बाधित कर देंगे। पाकिस्तान भारत के बीच जितने भी युद्ध हुए हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं पाकिस्तान की हठधर्मिता उसमें अहम भूमिका रही है और उस पाकिस्तान को मुंह को भी खाना पड़ा है। इस पे हम विस्तृत आपसे बात करेंगे। हम चलते हैं श्याम नंदन जी के पास। श्याम नंदन जी, भाई का जाना कितना दुखद होता है, मुझे लगता है एक भाई महसूस कर सकता है, लेकिन एक जवान का जाना कहीं ना कहीं हमें अंदर से गौरवान्वित करता है। हम जब कभी देखते हैं किसी भी युद्ध में, भारत की किसी भी लड़ाई में, चाहे बीच में भी अगर कोई घोषित लड़ाई ना हो, बीच में भी जब कोई किसी की शहादत होती है, उस जवान का जब शव आता है, पार्थिव शरीर आता है, तो उस परिवार के लोगों के अंदर जितना गम होता है, उससे ज़्यादा जितना गम होता है, जितना गुस्सा होता है, उससे ज़्यादा एक अंदर एक ये होता है, गर्व महसूस करता है।
भाई का जाना आपके लिए अपूरणीय क्षति तो थी, लेकिन कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे थे आप उस क्षण में? जिस समय ये कारगिल का युद्ध हुआ जी, उस समय हम भी भारतीय सेना में मौजूद थे। क्या बात है, बहुत अच्छा। और हमारे परिवार से हम भी भारतीय सेना में, जो शहीद हो गए प्रमोद मेरे भाई, वो भी भारतीय सेना में, और मेरे सबसे छोटे भाई, हम 4 भाइयों में 3 भाई भारतीय सेना में कारगिल युद्ध के समय इस हम परिवार लोग को थे। सैल्यूट, मुझे लगता है कि पूरा देश इस परिवार को सैल्यूट करता है। जी, तो हम लोग थे। आपको बता दें कि बड़ी जो घटनाएं हुई, जी, भारतीय सेना में जो सैनिक होते हैं, वो आपको हम बता दें कि मृत्यु एक ऐसा चीज है कि सबको डर लगता है, बिल्कुल। कोई कहे या नहीं कहे, लेकिन भारतीय सेनाओं के अंदर जो जज्बा होता है, जो लेख होता है, जो उनमें जो सिलापन होता है, वो सिर्फ राष्ट्र दिखता है। वो पीछे भूल जाते हैं कि हमारे बच्चे भी हैं, माँ बाप भी हैं, क्योंकि उनके पर ये लगता है कि अगर हम वैसे आदमी हैं अग्रिम पंक्ति का, अगर हम फेल होते हैं तो मेरा पूरा भारत फेल हो जाएगा, बिल्कुल। और हमको जिंदा रहना बेकार हो जाएगा। भारत की मातृभूमि में इतना सबसे ज़्यादा आपको हमें घटना सुनाते हैं, जब आपने कहा है सर, मेरे भाई 26 मई सन 1999 को 8:30 बजे रात में मेरे से बात हुई। मैं उस समय हेडक्वार्टर पटना B&O सिवेरिया में पोस्टेड था। जी, उन्होंने हमको कहा कि भैया लगता है कि भारत अब एक युद्ध जो है बिल्कुल भयावह स्थिति ले लेगा और युद्ध के लिए रवाना हो रहे हैं। हम एक सेक्शन फोर्सेस जो है मेजर सुराना के साथ आगे कूच कर गई है। 1st बटालियन बिहार रेजिमेंट की थी। जी, तो न्यूज से और भारतीय सेना में होने के नाते हमको भी इन्फॉर्मेशन था कि पूरा सब जगह हलचल मची हुई थी कि लोगों को आगे बढ़ना है। तो भाइयों को हमने कहा कि देखो, हम लोग जो काम कर रहे हैं, भारतीय सेना में काम कर रहे हैं, वैसा काम बहादुर कभी भी नहीं करना है जिससे प्रांत का नाम, देश का नाम, माँ बाप का नाम को कहीं धब्बा लगे। एक जज्बा भरने हाँ, का एक जो काम जज्बा, और काम करना है, और काम करके ही हम लोग को वापस होना। कहा कि नहीं भैया, बिल्कुल जिस स्थिति में होगा और हर हालत में, और हम लोग काम करके लौटेंगे, फिर लौटते हैं तो बात करते हैं। क्योंकि उस समय कम्युनिकेशन का कम 99 में प्रचलन था, टेलीफोन सिस्टम था, तो हमको लगता है कि चलने से पहले टेलीफोन पर हमसे बात हुई। उसके बाद 30 मई को इनका हो गया। उसी दिन 7 बजे एक समाचार आता है DD न्यूज पे। जी, संयोग से हम बैठ के देख रहे थे, उसी पर आ रहा था न्यूज कि मेजर सर्वानंद सहित भारतीय सेना के 5 जवान शहीद। क्योंकि मेजर सर्वानंद का नाम मेरा भाई लिया था कि उनके टीम के कमांडर में जा रहे थे, तो एक झटका हमको जी, लगा। और उसके बाद थोड़ा हम लगने लगे कि भाई वास्तविकता में जो टीम जो शहादत हुआ, और उसी में न्यूज आ रहा था कि इनकी पूरा वायरलेस कनेक्शन जो है कट गया है। कौन कौन लोग शहादत हुए, क्या हुए, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं आ रही थी, नहीं आ रही थी। और वहाँ आपको दिखेगा जो वीर चक्र से विजेता, अभी संजोग से वो जिंदा है भारतीय सेना में, शायद रिटायर्ड कर गए होंगे, जो उनके साथे थे जी, कृष्णनंदन सिंह उनका नाम था। उनका किसी प्रकार वायरलेस से हुआ कि इतने लोग कैजुअलिटी हो गए और हम उसमें दबे हुए, उनका पाँव भी कट गया था जी, बर्फ के कारण। तो जब उन्होंने वहाँ से, तब 2 दिन बाद ये न्यूज क्लियर हुआ, क्योंकि मीडिया के माध्यम से ही क्लियर हुआ, न्यूज़ में ही सवेरे छपी। सवेरे 5 बजे शायद न्यूज जब आया सब जगह शहर से, तो हमारे घर पर लोग जाना शुरू कर दिए। और उसमें ये हुआ कि हमारे भाई का नाम था, माँ पिताजी के नाम था, क्योंकि सेना से लिया गया होगा। जी, जी, तब हमको भी वहाँ पता चला कि सुबह सुबह 5:30-6 बजे की ऐसे छपा है न्यूज़ में। फिर पता कि ये तो बात सही थी। और 3 जून के बाद जी, लगभग 30 मई और 3 जून 42 दिन बाद दाह संस्कार हुआ। 38 दिन बाद उनका डेथ बॉडी रिकवरी हुआ। आप सोच सकते हैं कि भारतीय सेना पर कितना दमदार हमला हुआ होगा, जो भारतीय सेना को रीइंफोर्समेंट देने में, काउंटर अटैक करने में इतना ताकत लगाने की जरूरत पड़ी। क्योंकि उनका डेथ बॉडी रिकवरी में 38 दिन का टाइम लगा। 42 दिन हम लोग इस माधोपुर सुस्ता में दाह संस्कार हुआ। जहां तक सवाल उठता है कि भाई परिवार का कोई भी भाई, कोई भी किसी का बेटा जो जाता है, उसका गम तो कभी भुलाया नहीं जा सकता है।
लेकिन मुझे भी, मेरे माँ अभी जिंदा हैं, पिताजी भी हैं, लगभग 88 वर्ष पिताजी का उम्र हो गया है। हम लोग को ये लगा कि मरने के लिए बहुत सारे लोग मर जाते हैं, लेकिन हम लोग जो काम किया, मेरा भाइयों ने, मेरा लोगों ने, आपके वंशजों ने, आपके बिहार के लोगों ने, वो बहुत ही अच्छा काम हुआ कि कम से कम देश के काम तो आया। सब लोग अपने लिए काम करते हैं, देश के लिए अगर कोई व्यक्ति काम आता है तो सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली होता है। कि अपने लिए तो लोग एक एक पाई जमा करके घर बनाते, बच्चों के लिए लेके आगे बढ़ते हैं। देश के लिए काम मेरा भाई किया, गम के साथ मुझे बहुत आज भी गर्व है, क्योंकि एक काम तो आया। मेरा परिवार के लोग, मेरे माँ बाप से जो हम लोग भी भारतीय सेना में थे, काम किए, लेकिन जो शहादत देकर के काम मेरा भाइयों ने किया, वो बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है। सेना के परिवार के व्यक्ति का यह जो जज्बा है और यह जो उत्साहवर्धन है, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं यही हमारी सेना के लिए एक थाती है, हमारे देश के लिए एक थाती है, जो इसी उत्साह और इसी उत्साहवर्धन को लेकर जब सेना, हमारा जवान वहाँ पे जब शहादत अपने देने के लिए तैयार होते हैं, जब लड़ते हैं, तो हमें विजय निश्चित तौर पर विजय पताका फहराता है, हमें विजय मिलती है। डॉक्टर साहब, आप बच्चों के बीच में रहते हैं, यूथ के बीच में रहते हैं, आप कॉलेज के प्राध्यापक हैं। देश प्रेम का हिलोरा मुझे लगता है कि जो सभी जगहों पे हर व्यक्ति में देश प्रेम का जज्बा होता है, लेकिन आपको यूथ में क्या लगता है कि आज की तारीख में हम देश प्रेम को लेके और क्या कुछ, कैसा लगता है, किस तरीके से लोग उसे लेते हैं? देखिए, उनके पाठ्यक्रम का हिस्सा है, इतिहास का मैं अध्यापक हूँ, विभागाध्यक्ष हूँ। क्रांतिकारियों के बारे में बतलाना पड़ता है, पाठ्यक्रम का हिस्सा है। तो सर्वोच्च बलिदान, सुप्रीम सैक्रिफाइस शब्द आता है, और वो कोई अनजाने में नहीं, पूरे होशो आवास में संकल्प, भागने के अवसर भी मिले, लेकिन एक प्रतिबद्धता थी राष्ट्र की अखंडता के लिए। तो वो जज्बा कहीं से उधार नहीं लिया जा सकता, वो स्वतः स्फूर्त होता है। बिल्कुल। कितना परिवर्तन दिख रहा है बच्चों में, या देशभक्ति की भी जो परिभाषा है उनमें बदलती आपको दिख रही है? कुछ जज्बा घटता बढ़ता दिख रहा है, या यूँ तो लगता है कि आज की तारीख में भी जब देश की बात आती है, आज़ादी की बात आती है, तो हर युवा के हाथ में तिरंगा होता है, हर युवा की जुबान पे भारत माता जिंदाबाद होता है, और इस जज्बा को बढ़ाने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? देखिए, एक अध्यापक खास करके इतिहास संवर्ग से संबद्ध होने के कारण हमारा दायित्व तो बनता है कि विरासत से उनको अवगत कराएं जी। यदि बच्चे कम अनुप्राणित हैं तो इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि हमने अपनी पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से या व्याख्यान के माध्यम से उनके समक्ष सही तस्वीर नहीं पेश नहीं रखी है, क्योंकि उत्तराधिकारी बच्चे होते हैं, युवा होते हैं, उनके अंदर जज्बा तो स्वतः आता है, लेकिन माहौल बनाने में अध्यापकों की भूमिका होती है। तो संयोग है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी हमारे जाबाज शहीदों ने सर्वोच्च बलिदान कई बार अंगीकार किया जी। तो उस बहाने हम इतिहास को वर्तमान से भी जोड़ते हैं कि जितने भी युद्ध हुए या थोपे गए, तो अपनी क्षमता से अधिक बढ़कर नैतिक बल, राष्ट्र बल और सैन्य बल का प्रदर्शन उन्होंने किया जी। यह जानते हुए कि हम आपदा प्रबंधन में हैं, या जानते हुए कि हमें अपनी जान से कीमत चुकानी पड़ेगी, इसके बावजूद भी वो अग्रणी कतार में रहे और आगे से बढ़कर नेतृत्व किया। खास करके हमारे मित्र जो बता रहे हैं कि जो सेनानायक होता है, अधिकारी होता है, वो ऐसा नहीं है कि दस्ते के जाने की प्रतीक्षा करता है, वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट की बात करता है, वह पहला हताहत व्यक्ति होता है। तो और ऐसा मैंने देखा है, महसूस किया है कि यदि नेतृत्व वर्ग कहीं आहत होता है तो जवानों में और जोश बढ़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब उसकी घटना आसपास विभिन्न संचार माध्यमों से पहुंचती है तो पूरे राष्ट्र में जैसे राष्ट्र प्रेम का ज्वार आ जाता है। श्यामनंदन जी, एक सवाल आपसे। कारगिल हाल के वर्षों में जो युद्ध रहा है भारत पाकिस्तान के बीच, उस सबसे चर्चित युद्ध, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, युद्ध वो घोषित युद्ध नहीं था, पाकिस्तान की साजिश थी,
पाकिस्तान, हालांकि बाद में इसका खुलासा हुआ था, पाकिस्तान के जनरल ने इस बात को कबूला था और उनके बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट सामने आए थे जिसमें ये बातें हुई थी कि निश्चित तौर पे पाकिस्तान के राजनयिकों का भी इसमें हाथ था, पाकिस्तान की सेना पूरी तरीके से सक्रियता थी। आप क्या लगता है कारगिल जिस तरीके से जितना दुरूह है उसकी दूरी हमारे और जिस तरीके से, तो क्या लगता है कि सेना को उस समय क्या लगता है कि जिस समय लड़ाई की घोषणा होती है, लगता है कि हम जा रहे होते हैं, तो क्या सोचता है उस समय वो, कितनी ऊर्जा उसके अंदर होती है कि अब हम जा रहे हैं? देखिए मेहता साहब, ग्राउंड रियलिटी जो है जी, सेना आपको बता दें कि समझौता के तहत भारतीय सेना पहले अपना एलओसी से अलग रहती थी जी, जिसको बियॉन्ड करके पाकिस्तान ने जो कारनामा किया 1999 में कारगिल युद्ध के समय, तो ऐसा नहीं कि भारतीय सेना एक दिन एक्सरसाइज करती है। जी, भारतीय सेना हर एक आपके चहरदीवारी की रक्षा के लिए सब समय तत्पर रहती है। जी, और ये जो परिस्थिति जब आई कि नहीं, अब लगता है कि हमारे यहाँ घुसपैठ कर लिया, हमारे ज़मीन को कोई कब्जा करना चाहता है, तो सेना अपना अलर्टनेस रहता है। आपको बता दें, सेना का जो स्थिति है वो एट ए टाइम मेंटेनेंस रहता है, वो यंग है, रेडी टू गो, हाँ एकदम रेडी टू गो रहता है। उसमें कहीं समझौता नहीं है कि ये कुछ करेगा तो हम करेंगे। देखिए, हम बता रहे हैं कि लोगों ने, चाहे आज पत्रकारिता के लोग हों जी, चाहे वो आम जन हो, बुद्धिजीवी हो, किसान हो, मजदूर हो, कारगिल के युद्ध के समय हमको ये लग रहा था कि शायद भारतीय सेना नहीं लड़ रही है, पूरा भारत देश लड़ रहा है, बिल्कुल देश लड़ रहा है। और देश का एक एक आदमी था। आपको बता दें, जिस एरिया से होकर के उधर द्रास सेक्टर में जाते हैं, जम्मू कश्मीर का एरिया, जो आज किसी कारण से विवादित है बहुत दिनों से, अब तो सुधार भी हुआ है, उस समय ज़्यादा विवादित था। वहाँ के ही बॉर्डर के लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। आपकी जो कन्वाई जाती है, अपना रोटियां नहीं खाते, आपको पहुंचाने का प्रयास करते हैं जी। ये बॉर्डरों के लोगों का ये है कि जो बॉर्डर में रहते हैं उनको ज़्यादा है कि भारतीय सेना कितना काम करती है भारतीयों के लिए। वो अपना मट्ठा, वो अपना रोटी अचार वो देने के प्रयास करते हैं, अपना सेब। प्रथम जानकारी उन्हीं के माध्यम से हुई और वो देते हैं और आपको पहुंचाते हैं। चंद एक कारण है, हर समाज में है, जो किसी कौम को आज सब लोग कहते हैं कि ये है वो है, मैं नहीं मानता। इसलिए कि उसमें से हो सकता है 5 भाई मेरा है, 1 भाई बदनाम हो सकता है, मेरा ही भाई पाकिस्तान में चला गया है, वो बार बार हम पर हमला कर रहा है, वैसा कुछ लोग हो सकता है ना पागा, लेकिन वो लोग भी बहुत बढ़ चढ़ के काम करते हैं। बिल्कुल, मैं उनको बहुत सलाम करता हूं। और हमको तो लगा कारगिल के युद्ध के बाद जब भारत को कोई भी शक्ति, जिस तरह से यहाँ के नौजवानों और बूढ़ों को भी, कुंवर सिंह जैसे लोगों के, अभी भी खाली कुंवर सिंह एक चले गए हैं, बहुत सारे 80 बरस 82 बरस के लोग आज भी जज्बात के साथ कायम हैं भारतीय सेनाओं को आगे बढ़ के काम करने के लिए। भारत कभी गुलाम नहीं हो सकता, ये आत्मविश्वास है हमको, और भारतीय सेना को भी आत्मविश्वास है। जब देश की सीमा पे कोई देखता है तो मुझे लगता है कि पूरा देश, केवल हमारे देश की सेना खड़ी नहीं होती है, पूरा देश खड़ा होता है, और उसे पूरे देश की ताकत कहीं ना कहीं सेना को और ऊर्जान्वित करती है। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि जैसे उन्होंने बुजुर्गों की बात की, बच्चों की बात की, हम थोड़ा सा शिक्षा के क्षेत्र में इसमें आते हैं कि जो शुरू से हम पढ़ते रहे हैं, हम रानी लक्ष्मीबाई को किताबों के माध्यम से उनके बारे में हमने पढ़ा है, हम वीर कुंवर सिंह को पढ़ा है, बहुत सारे हमने वैसे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पढ़ा है। इसके बावजूद क्या लगता है कि पाठ्यक्रम में और इस ढंग की कुछ पैट्रियाटिक चीज़ें डाली जानी चाहिए, पाठ्यक्रम में और कुछ बदलाव की जरूरत है? देखिए, हमें बच्चों को शुरू से ही देश के बारे में और अधिक बताना चाहिए। बदलाव की जरूरत महसूस की गई जी। इसमें पूरे भारत में शिक्षा मंत्रालय की ओर से, यूजीसी की ओर से सुझाव मांगे गए, और सुझाव जितने हैं गुणात्मक दृष्टिकोण से बड़े महत्व है। और इतिहास वर्तमान में जो लेखन हो रहा है वो सर्वथा भिन्न है। अब तक परंपरागत इतिहास में डायनेस्टीज के बारे में, निजी शासकों के बारे में, कुछ चंद व्यक्तित्वों पर ही केंद्रित बातें होती थी। अब जो उपेक्षित पहलू हैं, जैसे शहीदों की गाथा को आप हाशिए पर पहले की किताबों में पाएंगे, अब उसमें पूर्णकालिक चैप्टर है, उसमें फोटो के साथ भी है जी। तो इतिहास के क्षितिज को व्यापकता में समाहित किया गया है, और ये तमाम चीज़ें जिससे हमें गौरवान्वित होने की प्रेरणा मिलती है,
धीरे धीरे वो सारी चीजें आ रही हैं, विरोध भी हो रहा है। इतिहास लेखन एक अलग विषय है, वो विशेषज्ञता की बात है, लेकिन जनमानस का इतिहास अब हाशिए पर नहीं रहा है। उन अनाम गुमनाम लेकिन महत्वपूर्ण जज्बाती सर्वोच्च बलिदानियों का इतिहास अब पूर्णकालिक रूप से आ रहा है। उनके लिए स्मारक बनाए जा रहे हैं, कारगिल के लिए स्मारक बना, कई जगहों पे कारगिल, उनकी वीर गाथाएं प्रकाशित हो रही हैं। और मुझे बताते हुए, साझा करते हुए प्रसन्नता होती है कि जिस जो भी पुरस्कार उनको दिए जाते हैं वो सांकेतिक है, वो कुछ भी नहीं है उनके सर्वोच्च बलिदान के सामने। फिर भी 4 परम वीर चक्र, 4 महावीर चक्र, सेना मेडल, शायद इसका अपवाद कहीं समानांतर देखने को नहीं मिलता है। तो इतिहास समसामयिक भी होता है, इतिहास में परिवर्तन और सातत्यता भी होती है, और अभी तक परिवर्तन के तत्वों को उतनी जगह नहीं दी जाती थी। अब नए सिरे से जो इतिहास लिखा जा रहा है, जिस हमारे आदिकाल से जो भी ऐसे नायक रहे हैं, जो जज्बाती रहे हैं, व्यापक राष्ट्रीय हित में सोचते रहे हैं, आक्रांताओं के खिलाफ कीमत देकर भी खड़े रहे हैं, उन सब का यशोगान लिखा जा रहा है और वास्तविकता तथ्य परक लिखा जा रहा है। उसमें कोई किंवदंती नहीं है, उसमें कोई पौराणिक संदर्भ नहीं है, कोई माइथोलॉजी नहीं है। तो निश्चित रूप से धारा बढ़ रही है और समकालीन की व्यापकता को लोग समझ रहे हैं और इसकी व्यापकता बढ़ रही है। आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपने बतौर सेना में रहने से बहुत सारी चीज़ें आपने नज़दीक से देखी हैं, कारगिल युद्ध अन्य युद्ध से कितना अलग दिखा, क्या अलग इसमें था, और उसके बाद जो सरकार की पहल रही है वो कितना अलग आपको लगा कि जो कहीं ना कहीं हमें और अंदर से सुकून देता है? एक चीज़ हम कहते हैं मेहता साहब आपको कि पहले जो युद्ध हुए जी, जो सैनिक को जो सजो समान था जी, उसमें जो सैनिक काम किए और कारगिल का युद्ध हुआ, दोनों में बहुत अंतर था जी। देखिए, भारत पहले शुरू से ही संयम बरतता है। आप देखिएगा 30 मई 1999 के बाद ही भारतीय सेना ने, पूरे हमारी भारत सरकार ने, चाहे वो एयर बम्पार्टमेंट हो या बोफोर्स की तोपें खोली गई थी, उससे पहले नहीं खोली गई। देखिए कितना संयम बरता उस समय की तत्कालीन सरकार ने। और अभी तो बहुत हमारे पास व्यवस्था थे, बोफोर्स हैं, बहुत सारे चीज आ गए हमारे पास। पहले के युद्ध में इतनी स्थिति नहीं थी। लेकिन जितना युद्ध को संयम से भारत लड़ता है, आपको बता दें कारगिल युद्ध में शायद आप स्मरण ले जाइएगा तो उनका मुजफ्फरनगर तक पूरा कैप्चर करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री के आग्रह पर मुजफ्फराबाद जो थी, और वहां तक भारतीय सेना कहीं ना कहीं लग रहा था कि भारतीय सेना तो चोट खाई हुई थी, उसको दर्द था, जिसके सामने एक साथी चले गए, कई साथी चले गए, उनको कुछ मिल नहीं रहा था, उनको बहुत तकलीफ थी। लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जो उस समय सरकार थी, संयम बरता और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की बात मान करके और भारतीय सेना को कहा कि भाई आप ये है। और रिटायर्ड जनरल शंकर राय ने, उन्होंने बयान भी दिया कि भारतीय सेना को हमारा जो लोकतंत्र है इसकी बात को मानना चाहिए, और भारतीय सेना ने माना। क्योंकि हम उस समय सेना में थे, लग रहा था हमको भी कि नहीं ये हमारे साथ सरकार नाइंसाफी कर रही है। लेकिन जो खून के होलियां खेलते हैं उनको इंसाफ और नाइंसाफ की बात बाद में पता चलती है। जो पीछे बैठे हैं वो देश के हित के बारे में सोचते हैं। मैं उस समय की सरकार को पुनः एक बार बधाई और देना चाहता हूं, तत्कालीन चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो और आम जन भी हो। देखिए, सबसे पहले तो जो सरकारी, इससे पहले किसी शहीद का जो पार्थिव शरीर था उसके घर तक नहीं आता था, आम जन के दर्शन के लिए नहीं मिलते। देश की पहली बार कारगिल के युद्ध में हर एक, आप सोच सकते हैं कि 38 दिन के बाद जो रिकवरी हुआ और 42वें दिन शहीद प्रमोद का दाह संस्कार हुआ। शहीद प्रमोद का पूरा जो सीना था, एक दाहिने साइड का, वो सीना था ही नहीं, गोली वहीं लगी थी। हम, क्योंकि वो इतना ब्रस्ट लगा था कि हम वहां के जो अधिकारी आए थे कहे कि खोलने की स्थिति में नहीं है। लेकिन मां के हट के कारण खोला गया और उनका पूरा का पूरा सीना नहीं था। दाहिने साइड का पूरा सीना गायब था, बाएं साइड में थोड़ा था। तो ये सब स्थिति आप देखने के बावजूद, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कोई ना कोई MFG बहुत बड़ा गन का
तो लगा हुआ था, वो ख़त्म था वहाँ का सीना, वो पार्थिव शरीर को पहुँचाया गया यहाँ आम जनों के लिए। और आम जन, महिलाएं, हम तो मर्द की बात बोलते हैं। जी जी। आज जो माधोपुर सुस्ता में जहाँ उनका दाह संस्कार हुआ है, यहाँ के तत्कालीन कलेक्टर माइक से बिल्कुल रोक रहे थे जिला प्रशासन, क्योंकि इतनी भीड़ थी कि दाह संस्कार करने में शाम हो गया था दर्शन के लिए। पूरी बारिश हो गई थी, आजकल का ही महीना था, जून जुलाई का महीने थे। उसके बाद भी नहीं रुक रहा था, महिलाएं भी, जबकि माइक से हो रहा था कि भाई महिलाओं को स्मशान घाट तक नहीं आना है, मतलब किसी प्रकार वो रोकने का प्रयास कर रहे हैं। हम बोलते हैं बिहार सरकार भी जो उस समय तत्कालीन थी, शहीदों को, परिवार को आर्थिक मदद, उनके दरबार तक जाके संभावना देना। उनको लगता था कि मेरा बेटा गया है, मेरा भाई गया है, मेरा पड़ोस के लोग चले गए हैं, तो सम्मान राज्य सरकार से ले केंद्र सरकार तक आपके पूरे परिवार को सैल्यूट, उस माँ को सैल्यूट। लेकिन एक चीज़ और आपसे ये कहना चाहेंगे कि जो जिस तरीके से सेना को हम ऊर्जान्वित करते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, हमारे युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे बतौर एक शहीद के भाई होने के नाते और बतौर एक सैनिक होने के नाते? देखिए, भारतीय सेना में युवाओं को सबसे ज़्यादा भागीदारी की ज़रूरत है जी। देखिए, लोग बोलते हैं कि भाई आर्थिक मदद तो किसी को भी चाहिए। भारतीय सेना में लोग जो नौकरियां करते हैं, उनको कहिए कि वो नौकरियां नहीं करते, वो सेवा के दृष्टिकोण से काम करते हैं, क्योंकि कोई भी आदमी ऐसा करके और वो जा करके अपनी शहादत के लिए कोई नहीं चाहेगा। बिल्कुल। लेकिन भारत का जो हम देख रहे हैं आज भी, अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ बहाली की प्रक्रिया चल रही थी, युवाओं में जो जोश था भारतीय सेना में जाने का, वो प्रतीक दिखाता था कि आज भी सुरक्षा के प्रति, देश के स्वतंत्रता के प्रति, हमारी अखंडता को एकत्रित करने के प्रति कितना भारतीय युवाओं में आज भी वो जागरूकता है। और भारत को कोई भी अगर आंख दिखाना चाहता है, अब संभव नहीं है। सिर्फ वो कहते हैं दिन में ही सपने देख रहे हैं, देखते रह जाएंगे। ऐसे भी शुरू से हमारा सिद्धांत रहा है कि जो हम किसी को छेड़ते नहीं है, हमारी परंपरा रही है, और जब हमें कोई छेड़ता है तो हम उसे छोड़ते भी नहीं है। ये भी हमारी सेना की सबसे बड़ी खासियत है। जिस तरीके से आपने देखा कि जो हमारी सेना किस तरीके से हमारे देश के लिए काम करती है, हमारे सरहद को बचाने के लिए काम करती है, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस बात के साथ कि जो हर सेना की एक ही ख्वाहिश होती है कि जो मरने के बाद मेरी अलग पहचान लिख देना, मेरे लहू से मेरी पेशानी पर बस हिंदुस्तान लिख देना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया।